हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 5 कर रहे हैं। आइए अगला टॉपिक करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है QSAR, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। QSAR हम पढ़ा रहे हैं, वह अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल है। आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो QSAR है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंसेप्ट स्टार्ट हुआ ईयर 1960 में बाय सर क्राउनविन हेंच, और ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था लीनियर फ्री एनर्जी के रिलेशनशिप के बेसिस पे। इसीलिए हम ये मानते हैं कि QSAR का जो स्टार्टिंग है वो सर हेंच ने किया था इन ईयर 1960। ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें क्वालिटेटिव रिलेशन होता है स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड एंड इट्स एक्टिविटी के बीच में, और इससे जो इक्वेशन मैथमेटिकल रिजल्टिंग इक्वेशन मिलता है दैट इज नोन एज QSAR। तो हम बोल सकते हैं कि QSAR एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, यानी कि एक प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग असेंबल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और डाटा को एग्जामिन करते हैं। यह डाटा हमको फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स से मिला होता है और इसको हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ कोरिलेट करते हैं। जो QSAR टेक्निक है उसका मेन एम होता है कोरिलेशनशिप डेवलप करना बिटवीन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एंड फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो भी हमारे पास फिजिको केमिकल डाटा अवेलेबल है वो और उसका फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स कैसा होगा, वो उन दोनों के बीच में एक कोरिलेशन बनाना, एक संबंध बनाना, दैट इज द मेन फीचर ऑफ QSAR। QSAR जो है ये एक्चुअली फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है और साथ में ये वो सारे डाटा को कवर करता है जो इस कोरिलेशन को फॉलो करते हैं। जो QSAR स्टडी का गोल है वो ये होता है कि हम ये समझें मोड ऑफ एक्शन कैसा होगा, न्यूअर एनालॉग्स कैसे बनेंगे, बेटर एक्टिविटी कैसे मिलेगी, क्लासिफिकेशन कैसे होगा एक्टिव इनएक्टिव कंपाउंड का, लीड मॉलिक्यूल का ऑप्टिमाइजेशन कैसा होगा, टॉक्सिसिटी कैसे कम होगी और सेलेक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी। ये जो QSAR का मेथड है इसमें हम लोगों का मेन काम होता है सक्सेस रेट स्टैब्लिश करना, ऑब्जर्व करना कि हमारा जो रिजल्टिंग कंपाउंड है वो कितना सक्सेसफुल होगा। हमारी पूरी सिंथेटिक प्रोसेस के बीच में, उसके स्क्रीनिंग के बीच में से वो रिलेशनशिप ढूंढना जिससे हमारा कंपाउंड एक सक्सेसफुल कंपाउंड बन सके। जो एक्टिविटी या जो मैथमेटिकल कनेक्शन होता है उसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं F के साथ। अगर आप इसको बोले तो F को आप फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी भी बुला सकते हैं। तो जो भी हमारे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उनको हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली होती है इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, दूसरी होती है स्टेरिक प्रॉपर्टी और तीसरी होती है हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी। ये तीनों प्रॉपर्टीज हमको फिजिको केमिकल के अंदर देखना होता है। तो यहाँ पर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स दोनों पर काम करते हैं। जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं और जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस बनते हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, बिकॉज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो फिजिको केमिकल पर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर हम लोग मॉडल की वैलिडिटी टेस्ट करते हैं और साथ में उसका रिलेशनशिप देखते हैं और साथ में हम यहाँ पर ये रूल्स इस्टेब्लिश करते हैं कि किस तरीके से इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये पूरी टेक्निक जो है ये फंक्शनल रिलेशनशिप को डिराइव करने में, ऑब्टेन करने में मदद करती है और इस मेथड को हम बुलाते हैं कीमोमेट्रिक। जो फिजिको केमिकल पैरामीटर्स होते हैं QSAR में उनके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर, दूसरा होता है स्टेरिक पैरामीटर, तीसरा होता है पार्टीशन कोफिशिएंट और चौथा होता है बायोलॉजिकल रिलेशनशिप। तो इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर में पहले क्या क्या पार्ट आते हैं, जैसे आता है हेमेट कांस्टेंट, टेफ सब्स्टिट्यूएंट और इंडक्टिव सब्स्टिट्यूएंट। स्टेरिक के अंदर टेफ, मॉलिक्यूलर, वेंडर वॉल, पैराकोर,
मिनिमल स्टेरिमोल। फिर पार्टीशन के अंदर हेंच, फ्रेगमेंटेशन और क्रोमेटोग्राफिक वैल्यू। देन बायोलॉजिकल के अंदर हेंच एनालिसिस, फ्रैगन इफेक्ट और फ्री विल्सन एनालिसिस। ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जो फिजिको केमिकल स्टडी के अंदर किए जाते हैं। तो इसमें से सबसे मेन होता है हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट में हम ये स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो ड्रग है वो मूवमेंट करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, मतलब ऑर्गेनिक मीडियम में हमारा ड्रग कैसे मूव करता है या एक्वस मीडियम में हमारा ड्रग कैसे मूव करता है। और इसको पढ़ने के लिए, इस बात को जानने के लिए या ड्रग के साथ इस एक्टिविटी को समझने के लिए हम मेम्ब्रेन मॉडल को यूज करते हैं। इसमें जैसे ड्रग को अगर हम जीआईटी से एब्जॉर्ब करने की बात करें तो वहां पर हम मीडियम लेते हैं एन-ऑक्टेनॉल। ब्लड ब्रेन बैरियर में क्रॉस हो रहा है यानी ये जानना हो तो हम चेक करते हैं ऑलिव ऑयल के साथ, और बकल कैविटी से एब्जॉर्ब हो रहा है यानी ये जानना हो तो हम करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। अगर मान लो हम लोगों को अपने ड्रग की पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू जाननी हो तो हम लोग उसका एक्टिविटी भी चेक करके ये पता कर सकते हैं कि हमारे ड्रग का नेचर कैसा है और वो किस प्रकार से पार्टीशन कोफिशिएंट और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप रखता है। अगर मान लो हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, दैट मीन्स एक स्मॉलर रेंज एग्जिस्ट करती है। इसको फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन होता है, उसमें हम इक्वेशन रखते हैं हेंच सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट इज इक्वल टू log ऑफ px, partition coefficient of substituted group is divided by partition coefficient of unsubstituted group, log of px divided by pH। और ये जो रिलेशनशिप है ये एक सॉल्वेंट में P1 और साथ में एक और सॉल्वेंट यानी कि दूसरा अनदर सॉल्वेंट P2, इसमें भी हम चेक करते हैं। तो log of P1 is equal to K log P2 plus K2, K1 K2 कांस्टेंट एंड P1 P2 पार्टीशन कोफिशिएंट की वो वैल्यूज हैं जो हम डिफरेंट सॉल्वेंट सिस्टम्स में लेते हैं। तो ये अगर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बात करें तो log 1/c is equal to K1 log P plus K2, K1 K2 कांस्टेंट होते हैं। अगर हम P वैल्यू की बात करें, P वैल्यू अगर ज़्यादा है, बड़ा है, log 1/c एंड log P का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ना मिल करके हमको पैराबोलिक मिलता है। पैराबोलिक में जो एक पॉइंट आता है जहाँ पर कर्व मैक्सिमम हाइट पर होता है, दैट पॉइंट इज फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log P0, और ये मैक्सिमम वैल्यू दिखाता है जो प्रॉपर ऑप्टिमम बैलेंस है बिटवीन द एक्वस फेज एंड द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। मतलब ये जो पॉइंट है ये दिखा रहा है जहां पर ऑप्टिमम बैलेंस है एक्वस और लिपिड सॉल्युबिलिटी के बीच में। यहाँ पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी आपको मैक्सिमम मिलेगी। P0 से कम है तो यहाँ पर ड्रग हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर आप ग्राफ में देखें तो जिस रीजन को हम लोग ने ब्लू कलर से करा हुआ है, ये इस पोर्शन में हमारा जो ड्रग है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, मेम्ब्रेन के अंदर घुस नहीं पाएगा। और अगर हम P0 की बात करें, ये साइड पे जिसको हमने पिंक से किया हुआ है यानी अबव P0, तो यहाँ पर ड्रग मेम्ब्रेन को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, मेम्ब्रेन में ही रहेगा, हमेशा वहीं चिपका रहेगा। तो इस हिसाब से जो ये P0 की हाइट है मैक्सिमम वाली, दैट इज द मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यहाँ पर ये जो पैराबोलिक रिलेशनशिप बन रहा है उसमें एग्जैक्टली क्या दिख रहा है, log ऑफ 1/c इज इक्वल टू माइनस K1 log P स्क्वायर K2 log P प्लस K3। ये K1 K2 K3 जो है ये रिग्रेशन एनालिसिस के कॉन्स्टेंट्स हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर हमारे लिए जरूरी है दैट इज लिपोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट। ये देखिए, ये लाइपोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट क्या होता है, तो कोई भी ड्रग या तो लिपिड लविंग होती है या वाटर लविंग होती है। हमारे पास यहाँ पर मेन देखना है कि हमारा ड्रग लाइपो लिविंग हो, मतलब लिपिड लविंग हो,
लाइपोफिलिक हो या फिर वाटर से डरने वाला हो, हाइड्रोफोबिक हो, वाटर से दूर रहने वाला हो। ये हमें बताता है कि हेंज के अनुसार जो पाई है दैट इज इक्वल टू द लॉग ऑफ पी आर एच माइनस लॉग ऑफ पी आर एक्स। पी आर एच मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड कंपाउंड है उसका पार्टीशन कोफिशिएंट, और पी आर एक्स मतलब हमारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड का पार्टीशन कोफिशिएंट। इस पाई वैल्यू को निकालने के लिए, पर्टिकुलर लिपोफिलिक कांस्टेंट को निकालने के लिए हम लोग वाटर ऑक्टेनॉल सिस्टम का यूज करते हैं। अगर हमारी पाई की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमारे सामने जो सब्स्टिट्यूएंट है वो बहुत अच्छा लाइपोफिलिक होगा, उसका हाइड्रोजन की कंपैरिजन लिपोफिलिक ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एन ऑक्टिनॉल के लेयर में ज़्यादा होगी। और अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव पाई वैल्यू जब आएगी तो सब्स्टिट्यूएंट की लाइपोफिलिसिटी कम होगी। यहाँ पर जो कंपाउंड है वो एक्वस मीडियम में ज़्यादा दिखाई देगा और फेनॉल मीडियम में कम दिखाई देगा। थर्ड जो पैरामीटर हमारा QSAR के अंदर आता है दैट इज हैमेट इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर। हैमेट नाम के एक साइंटिस्ट ने यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर दिया था। तो उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जिस प्रकार से होगा वो भी एक मेजर फैक्टर है जो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन और एक्टिविटी को असर करेगा। रीजन ये बताया था कि जो भी पोलर या नॉन पोलर पार्ट्स होते हैं ड्रग के वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में मेम्ब्रेन से क्रॉस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये देखता है कि कौन सा टाइप ऑफ ड्रग जो है वो ब्लड में ज़्यादा बेटर तरीके से एब्जॉर्ब होगा और टारगेट साइट तक पहुंचेगा। क्योंकि टारगेट साइट तक जब ड्रग पहुंचेगा, वहां जाके जुड़ेगा, तभी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो एनाइनिक फॉर्म है, कैटाइनिक फॉर्म है, पोलर फॉर्म है, नॉन पोलर फॉर्म है, इसकी स्टडी भी मेजर इंपॉर्टेंट रोल रखती है। हैमेट के अनुसार हम लोग इस चीज से एक डाटा और निकाल सकते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम रेट कैसा होगा और रेट कांस्टेंट कैसा होगा। तो उन्होंने क्या एक चीज समझाया है हैमेट ने कि अगर मान लीजिए हम लोग एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं किसी भी ऐसे रिंग सिस्टम में जो कि बेंजोइक एसिड का हो, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस से उस ड्रग का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। आप यहाँ देखिए ये एक बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमने ये X रखा हुआ है। ये X पर अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2, CN, COH इनमें से कुछ लगाते हैं तो अब जो हमारा रिजल्टिंग ड्रग होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। और अपने इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सर हैमेट ने एक इक्वेशन बनाया था जिसमें उन्होंने बताया सिग्मा x इज इक्वल टू लॉग ऑफ के एक्स डिवाइडेड बाई K0। तो Kx क्या है? Kx जो है वो बेंजोइक एसिड पर सब्स्टिट्यूट होने वाले X ग्रुप के बारे में है, और K0 डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जबकि सिग्मा x जो है वो हैमेट कांस्टेंट है। ये एक ऐसा न्यूक्लियर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है जो कि साइड चेन पर असर करता है मेटा और पैरा पोजीशन पर। हैमेट सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट जो है इससे हमको दोनों डाटा मिल जाता है कि हमारा ड्रग इंडक्टिव इफेक्ट देगा कि मीजोमेरिक इफेक्ट देगा। अब एक चीज है स्टूडेंट्स की इंडक्टिव इफेक्ट से क्या मतलब है, तो किसी भी ड्रग में एक परमानेंट डाइपोल का डेवलप होना इज इंडक्टिव इफेक्ट। किसी भी ड्रग में पोलैरिटी डेवलप हो जाना एटम्स के बीच में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ था इज मीजोमेरिक इफेक्ट। तो अगर हमारा ड्रग
पैरा सब्स्टिट्यूशन है, मान लो हमने बेंजोइक एसिड ही लिया, उस पे अगर अपन ने पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन कराया तो उससे मोर रेजोनेंस कंपाउंड मिलेंगे और मेटा सब्स्टिट्यूशन से कम रेजोनेटिंग कंपाउंड मिलेंगे। अब ये तो हो गया एरोमेटिक सिस्टम, लेकिन अगर हम एलिफेटिक सिस्टम को जोड़ देते हैं तो एलिफेटिक सिस्टम के जुड़ने से हमारा जो ड्रग है वो अलग इन्फ्लुएंस हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हमारा सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 3 सिग्मा p माइनस 3 सिग्मा m। दिस p इज फॉर पैरा एंड दिस m इज फॉर मेटा। तो सिग्मा 1 जो है वो इंडक्टिव सब्स्टिट्यूशन का कांस्टेंट, यानी जो भी आप एलिफेटिक ग्रुप सब्स्टिट्यूट करा रहे हो उसका कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द 3 इंटू ये पैरा सब्स्टिट्यूशन और m मतलब मेटा सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज टेफ स्टेरिक पैरामीटर। टेफ स्टेरिक पैरामीटर को हम लोग डिनोट करते हैं ES से। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि शेप एंड साइज ऑफ द ड्रग को बताता है। इससे हमें मेन डाटा ये पता चलता है कि किस डायमेंशन का हमारा टारगेट साइट है और किस तरीके की एक्टिविटी हमको मिलने वाली है, फिर उसी हिसाब से जो ड्रग है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है एसिड की हाइड्रोलिसिस, और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज ES इज इक्वल टू log ऑफ K बाई K0A। तो ES यानी कि टेफ स्टेरिक कांस्टेंट इज इक्वल टू log ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, और K0 मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल डेरिवेटिव। A इज फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस। QSAR स्टडी है, ये 2D में भी हो सकती है और 3D में भी। तो हम समझते हैं कि 2D पैटर्न कैसा होगा। 2D QSAR जो है, इससे मेन हमको पता चलता है एक्टिविटी और स्ट्रक्चर के बीच में क्या कोरिलेशन है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप होता है ट्रेनिंग सेट बनाना, जो कि एक सबसेट होता है मॉलिक्यूल्स का। हमारे पास सपोज 10-15 ऐसे डाइवर्सिटी है मॉलिक्यूल्स के जो पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर और उससे रिलेवेंट कोई बायो एक्टिविटी रखते हैं, तो उस 10-15 को सर्च करना इज द फर्स्ट स्टेप। अब हमारे पास ट्रेनिंग सेट मिल गया है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, उसको वेरियस फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के बेसिस पर जज करेंगे। फर्स्ट थिंग हमारे पास होती है ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन। हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ड्रग का, जैसे उसका बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, टॉर्सनल एंगल क्या है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या है, इस तरीके का उसका पूरा ज्योमेट्रिक डाटा हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्शन। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जैसे इंडिविजुअल एटम पे चार्ज डेंसिटी क्या है, मॉलिक्यूल का डायपोल क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, लोएस्ट ऑक्यूपाइड की एनर्जी क्या है। तो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा हमारा पास होना चाहिए। नेक्स्ट है टोपोलॉजिकल। टोपोलॉजिकल के अंदर हम लोग देखेंगे कि उसका रैंसिड कैसा है, किलर हॉल इंडिकेशन कैसा है, कितने नंबर ऑफ रिंग्स हैं, उनमें से कितने एरोमेटिक रिंग्स हैं। तो ये सारा डाटा टोपोलॉजिकल होता है। नेक्स्ट होता है हमारा फिजिको केमिकल। अगेन हम देखेंगे वाटर ऑक्टेनॉल में पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कितने डोनर साइट्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सेप्टर साइट्स है कि नहीं है। तो ये सारा जो डाटा है ये हमारा फिजिको केमिकल डिस्क्रिप्शन देता है। तो जो डिस्क्रिप्शन हम वेरियस अप्रोचेज और मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स से कलेक्ट कर पाते हैं, उस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारे ड्रग का मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसा होगा, कैसे काम करेगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स से हम ये पता करते हैं कि हमारा जो ड्रग है उसमें ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इससे ड्रग का मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क मिल जाता है। अगर अपन टोपोलॉजिकल डाटा की बात करें तो टोपोलॉजिकल डाटा से हमको ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल का ब्रांचिंग लेवल कैसा है, कॉम्प्लेक्सिटी कैसा है, मॉलिक्यूल्स की कनेक्टिविटी
कैसी है। इस थ्योरी से देखें तो ग्राफ थ्योरी हमको ये बता देता है कि हमारा जो ड्रग है उसमें एन ब्यूटाइल लगा है कि टर्शरी ब्यूटाइल लगा है। इस तरीके के सब्स्टिट्यूशंस हमको ग्राफ थ्योरी से मिल जाते हैं। और अगर हम फिजिको केमिकल स्टडीज की बात करें तो ये हमें प्रॉपर ड्रग का लिपिड सराउंडिंग कैसा है, पार्टीशन कोफिशिएंट कैसा है और रिसेप्टर के साथ उसकी एनवायरनमेंट कैसी रहेगी, ये डाटा हमको फिजिको केमिकल पैरामीटर्स से मिलता है। अगर हम 3D QSAR पर चले तो 2D के बाद एक और होता है 3D। यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर फील्ड को कंपेयर कर सकते हैं, 2, 3, 4 को रख के कंपेयर करके बेटर को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये एक क्वांटिटेटिव मॉडल है जिसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी मिलती है और उसका पर्टिकुलर 3D स्पेस पर हम प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी बेस्ड होता है ज्योमेट्री पर, ये रिफाइंड फॉर्म ऑफ ज्योमेट्री होता है। ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स, मतलब ये बहुत बड़ा सिस्टम होगा, इसमें हजारों की मात्रा में एटम होंगे। दूसरा होता है सेमी इंपेरिकल, ये मीडियम साइज का होगा और इसमें एटम्स 100 होंगे। नेक्स्ट होता है एब इनिशियो, ये सबसे छोटा होगा और इसमें एटम टेंस की क्वांटिटी में होंगे। तो यहाँ हम लोगों का टारगेट होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना जिसमें एनर्जी लोएस्ट एनर्जी की हो हर एक मॉलिक्यूल के लिए। अब जैसे कि हमारे पास ये सारा डाटा अवेलेबल हो गया, इसके बेसिस पर हम लोग अपना QSAR 3D स्ट्रक्चर में स्टार्ट करते हैं। वेरियस कंपाउंड्स को ऑब्जर्व करते जाते हैं उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बेसिस पर। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो भी मॉलिक्यूल है उसको हम एक एल्गोरिदम की लाइन से जमाते हैं और फिर उसको क्रेसेंट कोऑर्डिनेट स्पेस पर रखते हैं। वहाँ पर हम लोग उसको दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में कंपेयर करके ऑब्जर्व करते हैं, वेरियस टाइप के रोटेशंस बना करके फिट करके देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट होता है जो सेकेंड स्टेप, उसमें हम लोग ये कंप्यूट करते हैं कि किस प्रकार से मॉलिक्यूलर फील्ड जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर जब जुड़ना प्रिपेयर हो जाता है तब हमको ट्रेनिंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं और एक बार ट्रेनिंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए तो हम उनको अलाइन कर लेते हैं एंड देन उसी के बेसिस पर हम फिर आगे अपनी जो वेट लैब सिंथेसिस है वो परफॉर्म करते हैं। हम लोगों को सबसे एक जो जरूरी चीज मॉलिक्यूलर फील्ड में देखने की होती है वो होती है स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इन दोनों के बेसिस पर ही हमको हमारे ड्रग की बायो एक्टिविटी पता चलती है। नेक्स्ट है हमारा क्रैग प्लॉट। ये जो क्रैग प्लॉट है ये एक टेबल है जिसमें पाई और सिग्मा इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पर एक ग्राफ जैसा प्लॉट किया गया है और उस ग्राफ में ये बताया गया है कि कब पाई और सिग्मा के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता और कब दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए मेन होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक साइड के एक्सिस पर हम सिग्मा की वैल्यूज रखते हैं, सिग्मा प्लस से सिग्मा माइनस तक, और दूसरी साइड में पाई प्लस से पाई माइनस तक। ये देखिए आप, तो आपको नीचे एक क्रैग प्लॉट दिख रहा होगा, इसमें ये पाई माइनस से पाई प्लस और सिग्मा प्लस से नीचे है सिग्मा माइनस। साथ ही साथ में ये मालूम पड़ जाएगा कि जो 4 क्वाड्रेंट सिस्टम होता है उसमें से कब प्लस वाले एग्जिस्ट कर रहे हैं और कब माइनस वाले एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये पूरे प्लॉट में आप वेरियस ग्रुप्स को, वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये हमें बता रहे हैं, जैसे आप यहाँ देखिए ये आपको OH दिख रहा होगा, इसका क्वाड्रेंट है सिग्मा भी माइनस एंड पाई भी माइनस। हम लोगों को दोनों वैल्यूज मिल गए पाई के लिए और सिग्मा के लिए। यहाँ आप देखिए टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आपको दिख रहा है, इस केस में सिग्मा माइनस पाई प्लस है। फिर आप देख सकते हैं हैलाइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके केस में सिग्मा प्लस और पाई प्लस है।
और सिग्मा प्लस और पाई प्लस ये इंडिकेट करते हैं कि हाइड्रोफोबिक नेचर बहुत ज़्यादा होगा, इंक्रीज्ड हाइड्रोफोबिसिटी और बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग प्रॉपर्टी होगी। इसी प्रकार से अगर अपन OH की बात करें तो OH में आपका पाई माइनस है और सिग्मा भी माइनस है। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि हमारा जो ड्रग है वो ज़्यादा वाटर लविंग है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रखता है। तो हर एक क्वाड्रेंट का अपना एक इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस होता है और वो हमको उस क्वाड्रेंट में मिलता है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग अगर किसी ड्रग स्ट्रक्चर में OH सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं तो हमें ये पता होना पड़ेगा कि हमें अपने ड्रग को मोर हाइड्रोफिलिक बनाना है और हम उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज कराना चाह रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, OH ग्रुप ऐड कर रहे हैं। वेयर एज अगर हम हमारे ड्रग को मोर लिपिड सॉल्यूबल एंड गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रॉपर्टी वाला बनाना चाह रहे हैं तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, हालाइड, नाइट्रो, OFC3 ये सारे ग्रुप सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं। जैसे आप देखिए तो आप अल्काइल ग्रुप्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे उस क्वाड्रेंट में जहां पर पाई प्लस और सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव है। वेयर एज अगर हम लोग असाइल ग्रुप की बात करें तो हम वो प्लेस आइडेंटिफाई कर पाएंगे जहां पर हमारा पाई माइनस और सिग्मा प्लस है। तो इस प्रकार से हर एक क्वाड्रेंट का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है और उसी के बेसिस पर हम लोग ये क्रेग प्लॉट बनाते हैं और फिर जो भी हमको सब्स्टिट्यूशन हमारे अपकमिंग ग्रुप में करना है उसको यहाँ से हम अलाइन कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स QSAR का पोर्शन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर इसमें ये नोट्स आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच।